नमस्कार। इतिहास के आईने कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आर्य इन्वेजन थ्योरी। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी देश के समाज को बांटना है तो उसके इतिहास को ही कलंकित कर दो, क्योंकि यदि इतिहास में विश्ववमन कर दिया जाए, इतिहास को ऐसा लिखा जाए कि कोई देश एक नहीं था, वह राष्ट्र नहीं था, यहां सब अलग अलग थे, आपस में लड़ते रहते थे, एक वर्ग दूसरे का शोषण करता था, तो यह जो विश्व है वो निसंदेह हमेशा के लिए बना रहेगा और वहां के लोगों में एकता कायम नहीं होगी। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास लेखन के बारे में कुछ ऐसा ही किया। हमें याद है कि मिल ने जो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, उसमें उसने कहा, प्राचीन काल को कहा हिंदू काल, मध्यकाल को कहा मुस्लिम काल और मॉडर्न काल को कहा ब्रिटिश पीरियड। ये साफ दिखाता है कि किस तरह उसने भारतीय इतिहास को धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की, जिससे कभी भी इस राष्ट्र में एकता ना स्थापित हो सके। इसीलिए अगर जो आप प्रसंग सुनते हैं, जो आप चर्चाएं सुनते हैं कि क्या भारतीय इतिहास का लेखन होना चाहिए, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो और आपके दिमाग को जरूर ही प्रकाशित करेगा कि भारतीय इतिहास का रीराइटिंग क्यों होना चाहिए। और उस विषय का नाम है आर्यों का भारत पर आक्रमण। आर्यों के विदेशी आक्रमण का सिद्धांत किस तरह गढ़ा गया, किस तरह रचा गया और उसने भारत पर किस तरह का प्रभाव डाला, आज हम इसकी समग्र चर्चा करेंगे। और आधुनिक खोजों के बाद आखिर यह निष्कर्ष 2022 में किस हद तक पहुंचता है, हमें क्या स्वीकारना है, हम थोड़ी परिचर्चा तार्किक रूप से इस बात पर भी करेंगे। हम सबको याद है, और जब हम इतिहास की पढ़ाई शुरू करते हैं तो यह बताया जाता है कि भारत पर आर्यों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले हम इस पूरे विषय को समझने का प्रयास करते हैं। अब भारत में आर्य आए, इसके सिंपली 3 बातें हैं, 3 सिद्धांत हो सकते हैं। सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटा जाए तो देखा जाए, एक तो यह सिद्धांत है कि भाई आर्य विदेशी थे, और दूसरा यह हो सकता है जिसके कुछ पहल राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी इतिहासकार और विद्वान करते रहे हैं। और आज की थ्योरी भी कहां तक पहुंचती है, आज का निष्कर्ष कहां तक पहुंचता है, वैज्ञानिक रूप से, पुरातात्विक रूप से, उन सब की समग्र चर्चा हमें करनी है। जब हम विदेशी की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत था AIT, मतलब आर्यन इन्वेजन थ्योरी। मतलब आर्यों ने भारत को जीता, भारत पर आक्रमण किया, ताकत के बल पर युद्ध लड़ा और यहां के लोगों को एक तरह से गुलाम बनाया और मूल निवासियों को हटाकर यहां पर अपना राज कायम किया। दूसरा, जब बाद में इसका खंडन होने लगा उसी दौरान, तो इसे थोड़ा माइल्ड, थोड़ा मॉडरेट किया गया और कहा गया कि नहीं भाई, इन्वेजन नहीं है, AMT है। AMT माने माइग्रेशन। मतलब आर्य माइग्रेट होकर इंडिया आए और यहां पर बस गए और फिर धीरे धीरे यहां के लोगों की संरचनाओं के साथ चलते हुए, संस्कृतियों के साथ चलते हुए, और यहां पर लेकिन प्रभुत्व उन्हीं का बना रहा। और तीसरा है स्वदेशी। तो ये अभी चर्चा का विषय है कि क्या आर्य यहां के मूल निवासी थे। तो कुल मिलाकर जब आर्य शब्द आता है, जब आर्यों का विषय आता है, तो पहला ही प्रश्न आता है कि आर्य विदेशी थे या स्वदेशी थे। अभी तक का जो इतिहास लेखन है, जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने पढ़ाया है, लिखा है, या हमारे मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकारों ने जिसका पक्ष लिया है, उसमें ज्यादातर हम यह मान के चलते हैं कि आर्य विदेशी था। इसे सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है और विदेशी थे, बाहर से आए थे, और इन्वेजन थ्योरी और माइग्रेशन थ्योरी को लेकर चला जाता है। जो इस लेखन ने कि आर्य बाहरी थे, इसने कई तरह का काम किया। इसने जितना इतिहास को प्रभावित नहीं किया, हमारी राजनीति को प्रभावित किया, हमारे सामाजिक एकता को प्रभावित किया। आर्य द्रविड़ का विवाद, चाहे वो भाषाई विवाद हो, चाहे नस्लीय विवाद हो,
दूसरे नंबर पर एक विवाद शुरू हो गया कि जो सवर्ण हैं या जो रूप में गोरे हैं, रंग जिनका गोरा है, या ये कहिए जिनकी नाक लंबी है, वो आर्य हैं, और जो आदिवासी जो मूल यहां दिखाई देते हैं, जो काले रंग के हैं, जिनका शरीर सौष्ठव बहुत मजबूत नहीं है, उनको कहा गया वो वहां के मूल निवासी थे। और इस तरह करके एक अंतर पैदा किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि यहां के मूल निवासियों पर अत्याचार करके बाहरी लोग जो आर्य थे उन्होंने राज किया। और एक भ्रम आजकल यह भी फैलाया जा रहा है, खासकर हमारे आदिवासियों में, दलित भाइयों में, कि अगर तुम्हें वास्तव में मुक्ति पानी है, अगर तुम्हें शोषण से अलग होना है, तो तुम्हें तभी हो पाओगे जब तुम हिंदू धर्म से अलग हो जाओगे, क्योंकि यह हिंदू धर्म और नहीं बल्कि आर्यन द्वारा ही, आर्य लोगों द्वारा ही स्थापित है। मतलब एक समानता स्थापित कर दी गई, आर्य इज सिनोनिम टू हिंदुत्व या हिंदू। और इसलिए कई बार ऐसी विचारधारा, कई बार ऐसे भाषण, कई बार ऐसी चीजें आप सुनते होंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे दलितों ने इसलिए हिंदू धर्म को छोड़ा क्योंकि आर्य विदेशी हैं और वो मूलवासी हैं, और मूल निवासियों को शोषण के आधार पर ही आर्यन जो है यहां पर बसे हुए हैं, बने हुए हैं। कई तरह के अंग्रेजों का तो ठीक है, चूंकि वो डिवाइड एंड रूल पर विश्वास करते थे, लेकिन हमारे देश की राजनीति भी इस तरह से चली जिसमें लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन किया। अतः इतिहास को यह बताना ही पड़ेगा कि आखिर इसका सच क्या है। क्या वास्तव में आर्य विदेशी थे और उन्होंने आकर यहां मूल निवासियों का दमन किया? क्या द्रविड़ और आर्य अलग हैं? क्या यहां के मूल निवासी जो हमारे आदिवासी हैं, जो पहले से जो हमारी इंडिजिनस परंपरा है उसको डिस्ट्रॉय किया आर्यों ने? इन सारी बातों की शिनाख्त हम एक एक करके करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इतिहास में आते हैं तो आर्यों के विदेशी मत को जो पहला सिद्धांत है जब शुरू होता है, तो जब भारत में विदेशी शासन, ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तो यहां पे प्राच्यवादी विद्वानों, जिसको हम ओरिएंटलिस्ट भी कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादी विद्वानों ने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की 1784 में, और यहां पर संस्कृत और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन शुरू हुआ, ट्रांसलेशन शुरू हुआ। और इसी क्रम में संस्कृत को पढ़े जाने की बात हुई, भारतीय ज्ञान विज्ञान को जानने की बात हुई, और यहीं पर आपको याद होगा विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स के नेतृत्व में अब प्राच्यवादियों ने अब पढ़ना शुरू कर दिया कि भारतीय परंपरा किस तरह थी, और यहीं से पहली बार आर्य को माना गया कि आर्य एक भारोपीय भाषाई समूह था। मतलब विलियम जोन्स के नेतृत्व में जो एशियाटिक सोसाइटी है उसने कहा यह तो भारोपीय भाषाई समूह है। ऐसा समझिए आप कि जैसे कुछ ग्रीक, पर्शियन, इस तरह की लैंग्वेज है, वैसा ही एक लैंग्वेज है संस्कृत। तो एक समूह बताया गया कि भारतीय यूरोपीय भाषाई समूह है, आर्य इस रूप में देखा जाना चाहिए। और चूंकि ये कहीं एक ऐसी जगह से कुछ लोग पश्चिम की ओर गए और कुछ लोग पूरब की ओर आए, और ये जो भाषाई समूह पूरब की ओर आया, ये पूरब कुछ और नहीं भारत है, और इसीलिए कहा गया कि आर्य जो है वो कहीं बाहर से आया है, वो इंडिजिनस या भारतीय परिधि का रहने वाला नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है आर्यों के विदेशी होने की। उनकी पहचान यूरोप से जोड़ने की कोशिश की गई, और भारोपीय समूह, भाषाई समूह के आधार पर यह अलगाव पैदा करना शुरू कर दिया गया। आप जानते होंगे विलियम जोन्स हो, कॉलब्रुक हो, विल्किंस हो, इन सबका जो आधार था उस समय आर्य का, उन्होंने आर्य शब्द का अर्थ कर दिया कि यह भारोपीय भाषाई समूह है जो बाहर से आया है। उसके बाद अभी ये चर्चा आर्यों के बारे में शुरू हुई थी, तब तक 1850 के डेकेड में, 1850 के दशक में एक विद्वान, जर्मन विद्वान जिसका नाम है मैक्स मुलर,
आप सब जानते होंगे मैक्स मुलर, और इसी ने आर्य शब्द को नस्ल से जोड़ दिया। और नस्लीय समूह से जोड़ते हुए जब मैक्स मुलर ने इसे यह भी बताया कि यार ये तो सेंट्रल एशिया से आए लोग हैं, इनका निवास स्थान साबित करने की कोशिश की कि सेंट्रल एशिया या ईस्टर्न यूरोप से आए होंगे। और मतलब जैसे यूक्रेन है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है या हंगरी है, उस क्षेत्र से ये लोग आए होंगे। तो सेंट्रल एशिया सिद्धांत से जोड़ा कि मेन जो स्टेपीज, सबसे ज्यादा आप यही समझिए, जो स्टेपीज क्षेत्र है वहां से लोग आए होंगे। और जब ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछा जाता है आर्यों का निवास स्थान, मूल निवास स्थान क्या था, तो सबसे ज्यादा जो सामान्य जहां पे मत एक सहमति थी वो था कि मध्य एशिया से आए हुए हैं ये आर्य। और स्टेपीज क्षेत्र उसके लिए कहा गया, यहां से ये निकले और एक ब्रांच यहां आ गई। और यहां आई तो यहां आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि यहां जो मूल निवासी हैं उनके साथ या तो वो माइग्रेट करके साथ रहे होंगे या उन्हें ताकत के बल पे हराकर, उनका दमन करके, उन्हें स्लैब बनाकर यहां पर अपना राज स्थापित कर दिया। तो मैक्स मुलर इस तरीके से अपनी बातों को लिखते हैं। मैक्स मुलर के दोनों रूप सामने आते हैं, एक हीरो रूप में भारत के लिए, क्योंकि संस्कृत को पढ़कर भारतीय वेदों की जानकारी, भारतीय वेदों में इतने छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाने का काम मैक्स मुलर ने किया। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि मैक्स मुलर को टूल बनाकर, आप सबको याद होगा कि अंग्रेजों ने उन्हें अपना एक पपेट बनाया और लिंग्विस्टिक और फिलोलॉजिस्ट मैक्स मुलर को कंपैरेटिव लैंग्वेज स्टडी के तहत ऑक्सफोर्ड में नौकरी दे दी और दबाव डालकर उनसे कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसा कराया जैसे ये लगे कि आर्य जो है वो नस्लीय आधार है और बाहर से आए हों, जिससे वो भारतीय इतिहास को बांट सकें। इंडिया टुडे के एक लेख में, अभी आर्काइव में मौजूद भी होगा, आप गूगल कर सकते हैं, उसमें यह लेख छपा कि मैक्स मुलर ने अपनी वाइफ को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि ये जो आर्यन थ्योरी है, जिस रूप में मैंने समझा था या जिस तरह मैं समझाना चाह रहा था, उसे बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि उनकी अपनी जो थ्योरी है, जो उनका अपना स्वार्थ है, वो थोपना चाहते हैं। ये अवेलेबल है, ये आप आर्काइव में देख सकते हैं। तो उन्होंने रिपेंट भी किया कि वो किस रूप में ले जाना चाहते थे और अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से इसे दूसरा रूप दे दिया। मैक्स मुलर के सिद्धांत के बाद के स्टेपीज क्षेत्र से आए हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर और चर्चा होती है जब करीबन 1880s में एच रिजले, आपने शायद रिजले सर का नाम सुना होगा, भाषाई आधारों पे बड़ा काम किया। रिजले ने उस नस्लीय आधार को, इस विभेद को और चौड़ा कर दिया और इन्होंने क्या किया कि लोगों की लंबाई के हिसाब से, उनके आकार के हिसाब से, नाक की चौड़ाई, द विड्थ ऑफ नोज, इसके आधार पर तय कर दिया कि कौन से लोग किस नस्ल के हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच को डिटोरिएट करते हुए इन्होंने एक बात कह दी और बता दिया कि भारत में आर्य जो की नाक लंबी थी, जो गोरे थे वो आर्य थे, जो काले थे, जो थोड़े कमजोर थे, जिनकी नाक चपटी थी, वो यहाँ के मूल निवासी थे। इस रिजले ने यह विश्वमन किया और इस तरह से अब धीरे धीरे ये विभेद बढ़ने लगा। और जिस मैक्स मुलर ने आर्य की श्रेष्ठता की बात शुरू की, और इस श्रेष्ठता की बात शुरू करने के लिए आधार भी था क्योंकि जो वेद लिखे गए, जो ऋचाएं थी, उसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा था। तो आखिर कैसे अंग्रेजों को यह स्वीकार होता कि भारतीय या आर्य अगर भारतीय हैं, इतना ज्ञान अगर उनके पास है, तो फिर वो अपने आप को कैसे सिद्ध कर पाते कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। याद रखिए, अंग्रेजों ने जहां उपनिवेश बनाए, एक थ्योरी प्रतिपादित करने की कोशिश की जिसे कहा जाता है व्हाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी।
व्हाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी मतलब श्वेत व्यक्तियों का बोझ सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है, अंग्रेज प्रसारित करना चाहते हैं कि ईश्वर ने श्वेत नस्ल के लोगों को धरती पर यह दायित्व देकर भेजा है कि वो पूरी दुनिया में फैल जाएं और बाकी जितनी नस्ल है वो असभ्य है, बर्बर है, उसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाए, उसे सभ्य बनाया जाए। मतलब अंग्रेज कहते हैं कि अगर हमने भारत को गुलाम बनाया तो हमारा मन थोड़ी था, हमें तो ईश्वर ने दायित्व देकर ही भेजा था, क्योंकि श्वेत के अलावा दुनिया की जितनी नस्ल है वो असभ्य है, जंगली है, और उन्हें आधुनिक, उन्हें सभ्यता से जोड़ना उनका दायित्व था, इसलिए उन्होंने भारत को उपनिवेश बनाया। इसी व्हाइट मैन बर्डनशिप को आगे बढ़ाते हुए, इसी से प्रभावित होते हुए देखिए, उन्होंने कहा अगर आर्य मान लीजिए भारतीय होते तो इतना बड़ा ज्ञान, इतनी महत्वपूर्ण ऋचाओं का अध्ययन और संपादन करना भारतीयों के पास अगर होगा तो वो कैसे अपने आप को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बता पाएंगे। अतः उन्होंने आर्य को विदेशी घोषित करना शुरू कर दिया और इसी आधार पर अब उन्होंने एक डिवाइड एंड रूल भी कर दिया कि ये तो बाहर के लोग हैं, द्रविड़ अलग हैं, मूल निवासी अलग हैं। लगभग ये मान लिया गया कि आर्य विदेशी थे। बहुत सारे लोगों के अपने अपने तर्क थे, लेकिन जो सर्वाधिक सहमति है वो यही है कि ये स्टीपी क्षेत्र मध्य एशिया से आए थे, जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा। और यह भी मान लिया गया कि आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। अब इसके बाद एक और बदलाव होता है, इतिहास बदलता है, इतिहास एक नई करवट लेता है। और इतिहास तब नई करवट लेता है जब 1920 के दशक में, 1920s में, 1920 के दशक में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का सभापति या चेयरमैन बनकर आता है मार्शल। और इसी समय वो जब पुरातात्विक खोजों को आगे बढ़ाता है तो एक खोज होती है और ये आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता अब कहने लगे हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई। आप सबको पता है कि पहली साइट जो खोजी गई उसका नाम हड़प्पा था और इसीलिए कुछ लोग इसे हड़प्पा, एक पॉपुलर नेम बन गया कि यह हड़प्पा सभ्यता है। पर वास्तव में यह इंडस और सरस्वती दोनों के वैली में सिविलाइजेशन प्रफुल्लित हुई है, फैली है, प्रसारित हुई है, इसलिए इसे इंडस वैली या इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन बोलना चाहिए। तो यहां पर अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो गई। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, अब देखा गया कि यह दुनिया की सबसे व्यवस्थित शहरी सभ्यता है। व्यवस्थित शहरी सभ्यता। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, जानेंगे, अब सब इतना जरूर जानिए कि आज की भी अगर हम मॉडर्न सिटी, ऑर्गेनाइज सिटी से तुलना करें तो आपको आश्चर्य होगा ये किसी चंडीगढ़, किसी हैदराबाद, कर्नाटक या नोएडा से बेहतर प्लांट सिटी थी। हम चाहे इसके जल निकासी को देखें, चाहे जो सड़कें ग्रिड की तरह फैली हुई हैं उसको देखें, दरवाजे सभी घरों के पीछे की ओर खुलते थे, इसकी बात करें, कुल मिलाकर ये गजब की प्लान्ड अर्बनाइज सिटी थी और सिविलाइजेशन था। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी। अब अंग्रेजों ने तो पहले ही कह दिया था कि आर्य बाहर से हैं और अंग्रेज ये सिद्ध करना चाहते थे हम भी बाहर से हैं। तो भारत में जो भी ज्ञान की बात आई, श्रेष्ठता आई, वो सब बाहरी लोगों ने दी, इसलिए तुम हम लोग को विलेन मत समझो। अब समस्या ये आ गई कि भैया जब तुम आर्यों से पहले तो ये सभ्यता थी, क्योंकि ये बताया गया कि आर्य आए होंगे तो लगभग 1500 BC में आए हैं। अगर आज 2000 माना जाए मतलब 3500 साल पहले। और जब इसकी खोज हुई तो माना गया कि सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो मैच्योर्ड फेज है वो लगभग 2750 BC के आसपास है। अगर 2750 BC, इसका मतलब यह है कि ये तो बड़ा लंबा गैप है।
मतलब ये तय हो गया कि आर्यों के आने से पहले दुनिया की श्रेष्ठ सभ्यताओं में से, विस्तृत सभ्यताओं में से एक भारत के पास थी। अब अंग्रेजों के समक्ष ये चैलेंज आया, आए थे कुछ और करने कि वो फूट डालो राज करें, अपनी श्रेष्ठता साबित करें, लेकिन पुरातत्व ने एक धमाका कर दिया और अब ऐसा लगने लगा कि अरे ये तो दुनिया को सबसे बड़ी सभ्यता देने वाले लोग थे। भारतीय इतिहास का एक इतना उज्जवल पक्ष अगर आ जाएगा तो ये सारा जो आर्य थ्योरी गढ़ा गया है ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे में अब कैसे इसको खंडित किया जाए, तो फिर स्कूल उभरते हैं, कुछ विद्वान, पाश्चात्य विद्वान सामने आते हैं और जानबूझकर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है एम विलर का, मार्टिमर विलर, चाइल्ड भी है, मार्टिमर विलर है, क्रैमे है, लेकिन ये जो मार्टिमर विलर है, याद रखना है, ये वो व्यक्ति है जो ब्रिटिश सेना में अधिकारी रह चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अनुभव भी है। लेकिन ये मार्टिमर विलर लिखना शुरू करता है और ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारी सिंधु सभ्यता तो थी बड़ी, लेकिन ये सिंधु सभ्यता भारत के लोगों ने नहीं बनाई। ये कहां से आई, तो बताना शुरू कर दिया कि सिंधु सभ्यता हमेशा की तरह भारतीयों को इंफीरियर सिद्ध करने की कोशिश है। यह बताने का प्रयास किया गया कि ये तो आयातित है। कहां से आयातित है, तो इसी समय आप जानते होंगे कि सिंधु सभ्यता के पैरेलल मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, मिस्र की सभ्यता भी है। मेसोपोटामिया जो आज दजला फरात इराक में है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से एक तरह से इंपोर्ट करके विकसित हुई है। ये खुद से विकसित नहीं हुई है, इंडिजिनस नहीं है। और इस तरह करके हमें कोशिश की गई ये सिद्ध करने की कि भारतीयों का इतिहास उस स्तर का नहीं है, उतना उज्जवल नहीं है। और यही नहीं, जब ये बात आ गई तो फिर क्या आर्यन कैसे फिर डिस्प्यूट पैदा किया जाए, तो इसी विलर ने एक सिद्धांत दिया कि सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता का जो पतन है, थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण से हुआ। और यही है आर्य इन्वेजन थ्योरी। आर्यों ने नष्ट कर दिया सिंधु सभ्यता को। और यहां तक विलर लिखता है कि पुरातात्विक रूप से इंद्र को ढूंढ के लाया वेदों में, और इंद्र का एक नाम पुरंदर मिलता है। इसी तरह हरियूपिया का उल्लेख है ऋग्वेद में, तो हरियूपिया की वो साम्यता हड़प्पा से स्थापित करता है और कहता है कि ये सब साक्ष्य हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों ने किया और आर्यों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया पुरानी सभ्यता को और फिर अपने तरीके से इस देश पर राज करना शुरू किया। ये एक थ्योरी ऐसे करके प्रोपोगेट की गई। दुर्भाग्य है कि साम्राज्यवादी लेखन के तर्क को, साम्राज्यवादी लेखन के चरित्र को समझते हुए भी हमारे इतिहासकारों में भी कुछ लोगों ने इसे बनाए रखा। जो बहुत सारे लोग व्यंग के रूप में वामपंथी इतिहासकारों को, मार्क्सवादी इतिहासकारों को कहते हैं कि भारतीय इतिहास तो बाएं हाथ से लिखा गया। बाएं हाथ से मतलब वामपंथी। और एक बड़ा अच्छा व्यंग भी है कि मार्क्सवादी इतिहासकार भगवान से बढ़कर हैं। तो पूछा गया भैया भगवान से बढ़कर कैसे हैं इतिहासकार, तो कहा भगवान अतीत नहीं बदल सकते, जो हो गया हो गया, लेकिन इतिहासकारों ने तो अतीत ही बदल दिया, क्योंकि उन्होंने इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से दी। एक उदाहरण यही है कि आर्य क्या थे नहीं पता, लेकिन ये मानना शुरू कर दिया कि वो विदेशी थे, तो इसलिए भगवान से बढ़कर हो गए वो वामपंथी इतिहासकार। ऐसा व्यंग कुछ लोग करते हैं। तो यहां पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत गढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से जब कार्बन डेटिंग और विज्ञान की अन्य पक्ष आगे बढ़े, तकनीक आगे बढ़े और पुरातात्विक खोजें होने लगी, तो यह आर्य आक्रमण ध्वस्त हो गया सिद्धांत। उसी समय से लोग इसे नकारने लगे। तो एक नई थ्योरी आई, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, और यह कहा गया कि आर्य बाहर से तो आए थे,
आक्रमण नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे यहां आके लोगों के साथ मिलते चले गए और यहीं के बनकर रह गए। और फिर उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने जो आचरण है, उन्हें यहां की पद्धति बना दिया। और इस तरह से यह थ्योरी आगे बढ़ती रही और आर्यों को अभी तक का जो भारतीय इतिहास था वो काफी हद तक ये मानता रहा कि यह विदेशी थे। साथ ही साथ एक बात और आती है जो आपको जानना चाहिए, दो आधारों पर। एक तो जब पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो हम इतिहास की एकेडमिक चर्चा में यह बात जरूर कहते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो उस समय जो पोट्री मिला है, जो मृदभांड मिला है, वो रेड एंड ब्लैक विद पोट्री मिली है। अगर हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक एज की बात करें, तो उस समय जो हमारे पास है वो OCW है, मतलब इसको गैरिक मृतभांड कहते हैं। और फिर जो उत्तर लेटर वैदिक एज है उसमें जो मिला वो मिला है पेंटेड ग्रेवेयर। तो इसका मतलब मृदभांड, मिट्टी के बर्तन। आप सोचिए इतिहास में पुरातात्विक खोजों की कितनी महत्ता है। अगर रेड एंड ब्लैक मिले हैं मृदभांड तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। अगर वो गैरिक मृदभांड हैं तो वो वैदिक एज के हैं। अगर वो PGW पेंटेड ग्रे चित्रित धूसर मृदभांड है तो वो लेटर वैदिक के हैं। इसके बाद लोहे की खोज हो जाती है और नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात होती है, जिसे हम 600 BC से मानने लगते हैं। मगध अंपायर की शुरुआत हो जाती है, 600 BC की बात कहने लगते हैं। देखो कितना बड़ा इतिहास लेखन में पुरातत्व का और मृदभांडों का कितना इंपॉर्टेंस है। और इससे बहुत साक्ष्य जोड़े गए और कहा गया कि ये दोनों अलग अलग हैं। पहले ऐसा था, ये ऐसा था, इसकी बात तो बाद में करते हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। और ये बताने की कोशिश की गई कि पहले ये था और इन लोगों ने आके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर ये कल्चर यहां चलती रही। लेकिन अगर इसी पुरातात्विक साक्ष्य पर भी आएंगे कि कैसे ये ध्वस्त होता है। एक लास्ट आधार जो कोशिश हो गई कि आर्यों को विदेशी सिद्ध किया जाए, तो वो आधार वैज्ञानिक आधार था। जीन के आधार पर एक DNA जीन मार्कर है जिसका नाम है R1A1, और R1A1 के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की गई कि ये स्टेपी क्षेत्र के लोगों की पहचान है। और चूंकि भारत में भी मिला इसलिए जो आर्य थे वो इस जगह से जुड़ाव रखते हैं, अतः आर्य विदेशी थे, स्टेपी क्षेत्र से आए थे। इस तरह एक साक्ष्य गढ़कर कोशिश की गई कि सिद्ध कर दिया जाए कि आर्य विदेशी थे, मूलतः मध्य एशियाई क्षेत्र से आए थे। और एक जब मैं इस पूरे चैप्टर्स को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को अध्ययन करता हूं इस विषय के बारे में, तो डेविड फ्राउली सर का एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा याद आता है। वो कहते हैं दुनिया में और इतिहास में एक पहला विषय है जो प्रूफ नहीं हुआ लेकिन उसे डिस्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। आर्य विदेशी थे या आर्यों के बारे में क्या है अभी सत्य स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन सारी हम थ्योरी गढ़ने की कोशिश और हमारी कोशिश हो रही है कि हम इसे डिस्प्रूव कर दें। मतलब स्रोतों के आधार पर फ्राउली जैसे विद्वान का कहना है कि ये तो कभी तय ही नहीं हुआ था कि आर्य विदेशी थे, लेकिन इस तरीके से गढ़ा हमारे यहां इतिहास लोगों ने कि हमारी मजबूरी बन गई कि इसे डिस्प्रूव कर दें। और किसी भारतीय इतिहास के इतने महत्वपूर्ण विषय को इस तरीके से पहला एक ऐसा विषय है कि चीज स्थापित नहीं हुई लेकिन उसे डिस्प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है। और इसी के बाद अब जब इस तरह गढ़ा गया तो ऑब्वियसली इसके आलोचक भी आए। और धीरे धीरे सबसे पहले जब राष्ट्रीय संघर्ष चल रहा था
क्योंकि ये आर्यन डिस्प्यूट बहुत तरह की दिक्कतें बढ़ा रहा था। तो आप सबको याद होगा तिलक, लोकमान्य तिलक ने यहां तक कहा, ठीक है भाई, आर्य थे और आए थे, तो इन्होंने आर्यों का घर आर्कटिक बता दिया, नॉर्थ पोल बता दिया। और यह बात तिलक भी कितने सही थे कितने गलत थे वो एक विषय है जब हम ये सिद्ध करेंगे कि आर्यों का घर कहां था। लेकिन यह तय है कि तिलक का जो इंटरप्रिटेशन था वो इसलिए था कि अंग्रेजों के खिलाफ सब एक होकर लड़े, मजबूती से लड़े, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठता की बात की। और इसी के बाद कुछ लोग और भी इंटरप्रिटेशन देने लगते हैं आर्यों के बारे में। और इसके बाद धीरे धीरे जो कहानी, जब साइंस आगे बढ़ता है, पुरातात्विक खोजें आगे बढ़ती हैं, अब हम आते हैं कि सच की ओर क्या है, आखिर ये आर्य थे क्या। और जब इसकी बात करते हैं तो पहला प्रश्न, जब हमने कहा कि इतिहास पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित रहता है, इसीलिए इन्हें हम लोग प्राथमिक सबूत कहते हैं, प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। और जब पुरातात्विक खोजें होने लगीं तो पहले तो जो ये बात कही गई कि रेड एंड ब्लैक वेयर्स जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, और जो आर्कर कलर्ड वेयर थे ये वैदिक एज में थे, ये साथ साथ नहीं थे। पहला झूठ तो यहीं आया। पुरातात्विक खोजों में देखा गया बहुत सारी जगहों पर ये दोनों मृदभांड एक साथ पाए गए। मतलब यह है कि गैरिक मृदभांड और काले और लाल मृदभांड एक साथ पाए गए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे अतरंजी खेड़ा। अब जब ये साथ साथ पाए गए, मतलब कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताएं, दोनों संस्कृतियां साथ रह रही हैं। वो जो फेज था अंग्रेजों ने जुगाड़ने की कोशिश थी, वो टूटने लगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि साहित्यिक स्रोतों के आधार पर अगर हम बात करें, साहित्यिक और पुरातात्विक मिलाकर, तो आप सबने सुना होगा सरस्वती नदी के बारे में। जब आप सब जानते हैं कि इस समय घग्घर हाकरा वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय घग्घर हाकरा नाम से वैली थी, और सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बस्तियां थी वो घग्घर हाकरा नदी में थी। मतलब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था देखें, विकसित अवस्था देखें, सबसे ज्यादा बस्तियां देखें, तो घग्घर हाकरा वैली में आता है, सरस्वती नदी के इर्द गिर्द आता है। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि इसको कई विद्वान अब कहते हैं कि इस पूरी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता न रखकर सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि यदि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ है तो उससे ज्यादा या उससे कमतर कहिए महत्वपूर्ण सरस्वती भी नहीं है। और जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती नदी का उल्लेख हुआ है। नदी तमा, याद रखना है, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 2 बार है, और सरस्वती नदी का उल्लेख बार बार है, और सबसे पवित्र नदी बोली गई है। अब इन लेखकों जिन्होंने आर्यों को विदेशी और कोशिश की कि इंडस और आर्यन के बीच संबंध ना स्थापित हो, तो यह बताया कि भाई जो घग्घर हाकरा वैली और सरस्वती नदी क्या हुआ कि 2000 BC आते आते सूख गई, विलुप्त हो गई। आप जानते हैं सरस्वती नदी अभी नहीं मिलती है। प्रयागराज में जो संगम है, कहा जाता है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। आप जाएंगे, जाना चाहिए। गंगा और यमुना बहुत क्लियर कट दिखती हैं कि कैसे मिल रही हैं, पानी का कलर अलग अलग है। फिर चूंकि पूरी जो मिथ है, पूरा जो वहां विचार है लोगों का, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं सरस्वती नदी भी है, तो दिखती नहीं। तो पूछा गया कहां है, तो बोला वो अंदर से मिलती है। तो वो विलुप्त हो गई, और विलुप्त जब कार्बन डेटिंग और बाकी चीजें की गई तो पता चला 2000 BC के आसपास। अब यहां समस्या आई उन इतिहासकारों को जिन्होंने बोला कि ये दोनों अलग अलग थे। अगर 2000 BC में हो गई तो ऋग्वेद अगर अंग्रेजों के अनुसार 1500 BC में लिखा गया, तो आखिर 500 साल बाद
जो नदी है ही नहीं, जो दिखती नहीं है, उसको सबसे पवित्र नदी और उसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार क्यों किया गया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिसिंग द डॉट्स हैं। ये जानबूझकर ऐसा किया गया। तो केवल हमने कहा मृदभांडों के आधार पर ही नहीं, अगर हम इस नदी को लेकर भी देखें तो जितना इंपॉर्टेंट सरस्वती नदी सिंधु सरस्वती के सभ्यता के समय के लोगों की थी, उतना ही वैदिक काल के लोगों के लिए थी। इसका मतलब संबंध तो जुड़ता है, ज्ञान तो था। सरस्वती नदी के आसपास को लेकर भी यह देखा जा सकता है कि जुड़ाव रहा होगा। इसी तरह बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन 2014 और 2019 में खासकर आपने सुना होगा बसंत सिंधे साहब पुणे के डेक्कन कॉलेज के वीसी रह चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ बिरबल साहनी पैलेंटोलॉजी के वैज्ञानिक नीरज राय जो लखनऊ में है। इन दोनों लोगों ने राखी गढ़ी में, अब यहां राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी ने कैसे अब इस विमर्श को बदल कर रख दिया है। आज जिस चर्चा को हम लोग कर रहे हैं, क्यों पूरा विश्व इसको देखने जा रहा है? क्योंकि राखी गढ़ी ने कुछ नए निष्कर्ष दिए। हिसार हरियाणा में है और वहीं पर यह राखी गढ़ी साइट है, और ये राखी गढ़ी ऑब्वियसली सिंधु सभ्यता से जुड़ी साइट है। पहले माना जाता था कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मोहनजोदाड़ो है जो पाकिस्तान में है, लेकिन अब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने जब एक्सकेवेशन करना शुरू किया तो पता चला राखी गढ़ी कहीं बहुत बड़ी साइट है मोहनजोदाड़ो से। और यहां जब राखी गढ़ी में खोज होती है तो राखी गढ़ी में वैसे तो 11 जो स्केल्टन मिले, उस 11 स्केल्टन में से एक स्केल्टन से डीएनए निकाला गया, और एम्प्टी डीएनए से जब इसकी प्रोफाइलिंग की गई डीएनए की, तो बहुत सारी ऐसी बातें आई जो इन सब जो आर्यों को विदेशी मानते थे उनकी पोल खुलती दिखती है। कैसे? जब डीएनए प्रोफाइलिंग हुई तो एक चीज देखा गया कि R1A1 मार्कर जो था वो भारतीयों में, इसमें हुआ ये कि लगभग 10,000, छोटा नहीं था, 10,000 लोगों के सैंपल लिए गए, कश्मीर से लेकर कहिए कन्याकुमारी तक, और 10,000 में से 3500 भारतीयों में R1A1 मार्कर निकला। और यह भी देखा गया कि जो खासकर उड़ीसा झारखंड वहां के आदिवासी हैं उनमें भी ये R1A1 मार्कर है। अब जब ऑब्वियसली ये R1A1 जो हैप्लो ग्रुप है, इस हैप्लो ग्रुप के नीचे कुछ सब हैप्लो ग्रुप भी होते हैं। इसका मतलब ये है, आपने म्यूटेशन जानते होंगे, तो ये म्यूटेशन की जो दर है, अगर R1A1 के प्रारूप और म्यूटेशन का रूप देखा जाए तो यह भारत साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा है, जबकि यूरोप में अगर देखा जाए तो यूरोप में यह उतना म्यूटेट नहीं करता, इसके इतने रूप नहीं है। और विज्ञान साफ कहता है, जीन इंजीनियरिंग साफ कहती है कि जहां के लोगों में जहां पर ज्यादा इसके प्रारूप होंगे, इसका मतलब वहीं की मूल जो जीन है वहां इसका ओरिजिन होना ज्यादा जो है सार्थक माना जाएगा। तो ये यहां तक कहा गया कि भारत में 2.5 गुना ज्यादा म्यूटेट होने की क्षमता है R1A1 के सब हैप्लो या R1A1 ग्रुप की, यूरोप की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। इसने यह बताने का प्रयास किया कि जो अभी तक जीन के आधार पर थ्योरी गढ़ी जा रही थी कि यह बाहर से आया है, यह आर्यन जीन है, यह सब बकवास है। जिस तरह भारतीय इतिहास का गला घोंटा गया, जिस तरह भारतीयों को आपस में लड़ाया गया, आर्य अलग हैं, द्रविड़ अलग हैं, मूल निवासियों का दमन करता है आर्य, आर्य सवर्ण हैं, बाकी दलित हैं,
इस तरह की बातों को आने वाले समय में विज्ञान और प्रूव करके इन सब बातों को निश्चित ही एक सही आधार देगा। अब एक तरफ तो ये एक बढ़िया परिणाम आया, साथ ही साथ इसमें दो बातों का पता चला इस राखी गढ़ी के जीन प्रोफाइलिंग से। नंबर एक, अभी तक माना जाता था कि ईरान से आए लोगों ने साउथ एशिया के मूल निवासियों को कृषि सिखाई। अभी तक यह पढ़ाता जाता था कि भारतीयों ने खेती कहां से सीखी, तो ईरानियन से। इस एक डीएनए प्रोफाइल से यह प्रूफ हो गया। नीरज राय स्पष्ट कहते हैं कि मुझे कोई शक नहीं है, अभी किसी और बहुत ज्यादा शोध की जरूरत नहीं है कि कृषि परंपरा ईरान ने अपने तरीके से सीखी और साउथ एशिया या भारतीयों ने अपने तरीके से सीखी। पूछा गया कैसे, तो उन्होंने बताया कि 10,000 साल तक ईरानियन और इंडियन या साउथ एशियन इन लोगों के बीच, याद रखिए पहले खेती नहीं थी, पहले क्या थे, शिकारी और संग्रहणकर्ता। हम हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। तो जो हंटिंग और गैदरिंग ग्रुप था वो अलग अलग हो गया, और जब अलग अलग हो गया, जब मिला ही नहीं इतने सालों तक, तो ऑब्वियस सी बात थी जब खेती शुरू हुई 2000-3000 साल बाद, तो इसका मतलब है कि हमने साउथ एशियन या इंडियन ने खुद से अपना जो कृषि उत्पादन है, पैटर्न है, वो सीखा। तो पहला एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन ये सामने आया है। अभी तक की किताबों में, शोधों में यह पढ़ाया जाता था कि भारतीय खेती की पद्धति ईरान ने सिखाई है, ईरानियन उससे सीखी है संस्कृति से। लेकिन अब स्पष्ट हो जाना चाहिए ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा, जो आर्य विदेशी थे, अब इस पे एक तमाचा लगा है, और चूंकि R1A1 नामक जीन भारतीयों में बहुत पाया गया, हमारे मूल निवासी आदिवासियों में पाया गया, और नॉर्थ में, साउथ में सब जगह पाया गया, तो अब एक बात कही जा रही है कि क्या यह समय आ गया कहा जाए आर्य स्वदेशी थे, इंडिजिनस थे, यहीं के निवासी थे। अभी यह कहना थोड़ा जल्दी होगा, चूंकि 11-12 जो कंकाल मिले राखी गढ़ी में, उसमें से केवल एक, और वो भी जो स्केलेटन मिला वो वुमेन का स्केलेटन था, एक फीमेल स्केलेटन था। फीमेल स्केलेटन इसलिए बोल रहा हूं कि महिलाओं में वाई क्रोमोसोम नहीं होता, ये इसलिए वो मेल डोमिनेंस क्रोमोसोम है, तो एक कारण वो भी है। और बहुत कम अभी हम लोगों ने इसकी प्रोफाइलिंग की है, अभी बहुत सारे निष्कर्ष और आए तब जाके प्रामाणिकता से ये कहा जा सकता है। लेकिन हां, यह तो निश्चित है कि संकेत मिलता है कि अभी तक जो विदेशी थ्योरी थी, जो गढ़ी गई थी, वो कहीं ना कहीं जानबूझकर गढ़ी गई थी। आर्यों के बारे में अब जीन के आधार पर भी जो R1A1 नामक सिद्धांत था, वो लगभग ये मान के चला जा रहा है कि उसे सही नहीं माना जाना चाहिए। और अगर ऐसी बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा साउथ एशिया के लोगों में ही ऐसा जीन मार्कर मिलता है, तो क्यों ना हम ये मान के चलें कि ये जो आर्य थे, जो यहां के मूल निवासी थे। अब इसीलिए जब आर्य की बात आती है, तो अगर पूरे, जैसे किसी मैक्स मुलर ने, या एक गोविल्यू करके विद्वान था जिसने तो आर्यों को श्रेष्ठ नस्ल साबित कर दिया, बोला जिनकी नीली आंखें होंगी, 6 फुट से ऊपर होंगे। जर्मन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसने कहा था आर्य श्रेष्ठ नस्ल हैं। हिटलर ने इसी को आधार बनाकर तो दुनिया जीतने की बात कही और सेकेंड वर्ल्ड वॉर रच दिया। वो एक दूसरा पक्ष है जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को प्रभावित किया आर्य का गलत अर्थ लेकर। लेकिन अगर संस्कृत में देखा जाए तो आर्य का मतलब है श्रेष्ठ आचरण वाला, श्रेष्ठ नोबल पर्सन को कहा जाता है। आर्य मतलब क्या, नस्ल नहीं है, नोबल पर्सन। और नोबल पर्सन कौन है? जिसका चरित्र अच्छा हो, श्रेष्ठ आचरण हो।
भारत में रामायण और महाभारत दो सीरियल पुराने बड़े ज़्यादा चर्चित रहे, पॉपुलर रहे। बी आर चोपड़ा जी ने जो बनाया था महाभारत और रामानंद सागर की रामायण। और आपने देखा होगा वहां पे कई बार, खासकर महाभारत काल में, एक दूसरे व्यक्ति को संबोधन आर्य के रूप में किया जा रहा है। यहां तक कि कृष्ण ने गीता का संदेश देते हुए अर्जुन को आर्य से ही संबोधित किया, और आर्य माने श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति। तो भारतीय परंपरा के हिसाब से यह है, और इसीलिए हमारे सुक्त काल में या हमारे ग्रंथ काल में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, और हमें इसी रूप में देखना चाहिए था, न कि किसी मैक्स मुलेरियन थ्योरी या कोई गाविलियो या बाद में किसी रिजले के द्वारा जो इसका चरित्र स्थापित किया गया है, अर्थ स्थापित किया गया है। इसी तरह जो द्रविड़ शब्द की राजनीति है, यह द्रविड़ शब्द का अर्थ भी सबसे पहले मिलता है, इसका उल्लेख शंकराचार्य जी ने किया। जब शंकराचार्य जी से पूछा जाता है आप कहां से हो, तो एक शब्द मिलता है द्रविड़। द्रविड़ का मतलब था त्रवन तीन, वह क्षेत्र जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला, और यहां से इसी द्रविड़ को द्रविड़ कहा गया। और जब फूट डालो और राज करो की राजनीति बहुत चल रही थी, और यह आर्य द्रविड़ विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया, तो ऐसे में, और खासकर जब जाति आधारित व्यवस्था बनने लगी, जिसे हम निम्न जाति कहने लगे, उनका जब शोषण होने लगा, तो कहीं ना कहीं ये गैर आर्य और आर्य द्रविड़ विवाद और पॉपुलर होने लगा, और ज्योतिबा फूले और पेरियार जैसे समाज सुधारकों ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि द्रविड़ तो मूल निवासी थे, आर्य बाहर से आए थे, और इन्होंने ही हमारा शोषण किया, हमें बाहर हटा दिया और हमारा शोषण किया, मतलब हम यहां के निवासी हैं। सोचिए कितना बड़ा संदर्भ। अभी देखिए, जब राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे गृह मंत्री ने एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब यह कहना शुरू कर दिया कि हिंदी या अन्य जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, अध्ययन को आगे बढ़ाया जाए, इस पे भी विवाद हो गया। तमिलनाडु में द्रविड़ नाडु की बात होने लगी, हिंदी को थोपने की बात होने लगी। आर्य द्रविड़ अंतर को फिर से जबरदस्ती स्वार्थ के द्वारा राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा है। ऐसे में सोचिए, अगर यह बात होती है, तो आज तक जो आर्य द्रविड़, अगर मान लीजिए यह सिद्ध हो जाता है, जो हम काफी उस दिशा में हैं जीन इंजीनियरिंग के तहत, अगर ये कहा जाए आर्य भी यहीं के थे और आर्य द्रविड़ मौलिक रूप से इनमें अंतर नहीं है, जेनेटिक रूप से इनमें अंतर नहीं है, तो कितने बड़े विवाद का अंत हो जाएगा। इसी तरह हमारे आदिवासी लोगों को यह भरमाया जाता है कि ये मूल निवासी हैं, बाहरी लोगों ने आपको आकर गुलाम बनाया, आपका शोषण किया, और इसीलिए हिंदू धर्म भी छोड़ दीजिए। इस तरह की बातों को जो झूठ फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, वो सब मिट सकता है। इसलिए इस पूरी रिसर्च की राखी गढ़ी ने एक शुरुआत की है। राखी गढ़ी से अभी मैं बार बार कह रहा हूं, केवल एक स्केलेटन ऐसा मिला, और वो फीमेल स्केलेटन था जिसका डीएनए प्रोफाइलिंग संभव हो पाया है। अभी और सैंपल की जरूरत है, लेकिन ये निष्कर्ष यह तो रच देता है, यह तो लिख देता है, यह संकेत तो दे देता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भारत को, भारतीयता को नष्ट करने की कोशिश की गई है। इसी तरह अगर अभी एक और, आप सब सिनौली का नाम सुना होगा आपने, यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक क्षेत्र है। डिस्कवरी चैनल ने एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है सिनौली का रहस्य करके, और मनोज बाजपेयी जी उसके एंकर हैं। अगर पूरी उस 40 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहिए इतिहास के जानने वाले लोगों को, अगर कौतूहल है, रहस्य जानना चाहते हैं। सिनौली ऑब्वियसली 2004 में शुरुआत हुई खोजे जाने की, और फिर 2006 में किन्हीं कारणोंवश रोक दिया गया था, लेकिन 2018 में फिर से इसकी खोज हुई, एक्सकेवेशन हुआ। और आपको आश्चर्य होगा, सिनौली में जो
डेटिंग हुई, पता चला यह 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स के पहले की साइट है। वहां जो चीजें मिली 4000 वर्ष पहले, मतलब मान लीजिए कम से कम 2000 बीसी, अगर आज 2022 है तो 2000 ईसा पूर्व की यह साइट है। और जब 2000 बीसी की पूर्व की साइट है, इसका मतलब इसी समय सिंधु सभ्यता भी है। अब देखिए, सिनौली का रहस्य क्यों कहा गया? क्योंकि सही में रहस्य है। जो अभी तक बताया गया था कि सिंधु सभ्यता में, और याद रखिएगा सिंधु सभ्यता को हम कांस्य, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। और जब कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं तो सिंधु सभ्यता, और जो ऐसा बताया गया 2000 बीसी में ये हमारी सिनौली मिली। सिनौली में जो चीजें मिली, यहां पर 116 कब्रें मिली। और 116 कब्रों में से जब देखा गया तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या मिली कि एक तो महिलाओं की कब्रें मिली, और महिलाओं की कब्रों के साथ उनके साथ 2 मुठ वाली तलवारें हैं, साथ ही साथ ढाल है, कुछ तांबे के बने हुए नुकीले एरो टाइप, जैसे हम बाण कहते हैं, जो बाणाग्र है, हेड जो होता है, उस तरह की चीजें मिली। और सबसे बढ़कर जो सिमेट्री मिली, जिस कब्र में दफनाया गया, उसमें देखा गया कि इनको ऊंचाई पर, मतलब कुल मिलाकर जिसे हम चौखटे के नीचे इस तरह चारपाई होती है, पैर लगाकर, पाया लगाकर यह दफन किया गया था। और बहुत सारी वस्तुएं इनके साथ मिली। लेकिन ये सारी चीजें मिलने, अब इसको देखकर ऐसा लगा कि एक तो महिलाओं का सम्मान, और महिलाओं का सम्मान ही नहीं, ये वॉरियर थी, ये महिलाएं कहीं ना कहीं योद्धा थीं। और एक और बात देखी गई कि इन महिलाओं के जो घुटने हैं उस पे क्रॉस, उस पे कट का निशान है, काटा गया है। ये सारी बातें एक नया एपिसोड, एक नया, एक तरह से ये रहस्य पैदा कर रही है। क्यों? अब देखिए, इसी में मिल जाता है रथ। और जो रथ मिला, वो रथ ऐसा रथ है, अगर आपने, फिर मैं कहूं, बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी होगी, तो जो योद्धा लड़ते हैं, जिन्हें हाँकते हैं, वो वाला रथ है। ये 2 पहियों वाला रथ था, और 2 पहियों वाला रथ है। और यह भी देखा गया ये अश्वचालित होना चाहिए। अब पहले अंग्रेजों ने यह बताना शुरू किया, या हमारे इतिहासकार यह लिखते रहे कि सिंधु सभ्यता में अश्व नहीं थे, लगभग अश्व नहीं थे, सामान्यतः अश्व नहीं थे। वैसे एक्सेप्शन के तौर पे कहते हैं, सुरकोतड़ा एक जगह है, वहां पे घोड़े का जबड़ा मिला है। इसी तरह कुछ अन्य साइट पे एक्सेप्शन रूप में तो अश्व नहीं थे। और घोड़े के आधार पर भी आर्यों को वे विदेशी आक्रांता घोषित करते हैं, और कहते थे कि आर्य जब आए तो घोड़ा और रथ लेकर आए, वो बाहर से आए और पूरा सिंधु सभ्यता ध्वस्त कर दिया। तो घोड़ा भी इंडस सिविलाइजेशन से अलग कोशिश की जाती है सिद्ध करने की कि आर्यों के हथियार के रूप में थे, आर्यों के जरूरी आप कहिए प्रयोग में आने वाले जानवर थे, और जिनको वो आक्रमण के समय इस्तेमाल करते थे। लेकिन सिनौली में क्या हुआ? तो सिनौली में रथ मिल गया, तलवार मिल गई, बाण जैसा वो मिल गया। अब ये सारी बातें, और वो कब का है? 2000 बीसी का। और यहां पर ज्यादातर चीजें ताम्र पाषाणिक हैं, चैल्कोलिथिक हैं। चैल्कोलिथिक माने जब पत्थर और तांबे के हथियार बनते थे। अब जो डिफरेंसेस है, इसका मतलब तय हो गया कि ब्रॉन्ज एज और चैल्कोलिथिक एक साथ चल रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों सभ्यताएं एक नया विषय उत्पन्न हो गया कि जब इन दोनों में अंतर है, जबकि दोनों का पीरियड सेम है। 2000 बीसी में विकसित सिंधु सभ्यता है, 2000 बीसी में सिनौली आ गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही साथ 2 सभ्यताएं, 2 संस्कृतियां इस देश में थी, जो अभी तक पूरी तरह से भारतीय इतिहास में किसी भी पंथ का क्यों ना हो, वाम पंथ, दक्षिण पंथ, या जो पंथ आप माने,
किसी ने नहीं बताया, लेकिन इस पुरातात्विक खोज ने एक नया विमर्श, एक नया कौतूहल पैदा कर दिया है। और कुछ लोग तो यह देखने लगे कि कहीं महाभारत छुपाया गया या कहा गया ऐतिहासिक सत्य नहीं है, मिथ है, इसका जुड़ाव कहीं हमारे महाभारत से तो नहीं है। तो अभी ये गर्भ में है इतिहास के, लेकिन यह तय है कि अगर सुनौली ने पर्दे खोलने शुरू किए और अगर ये सारी चीजें प्रूफ हुई कि दो सभ्यताएं एक साथ हैं, तो केवल एक ही विषय पर जो झूठ फैलाया गया, केवल एक ही नहीं, 2-3 विषयों का पर्दाफाश हो जाएगा। पहला, इंडस सिविलाइजेशन अकेली थी। दूसरा, इंडस सिविलाइजेशन आयातित थी, वो तो खैर हटा दी गई क्योंकि यह तय है कि वो वहीं के मूल निवासियों ने उसे डेवलप किया था। दूसरा, आर्य विदेशी थे। और उसके साथ साथ एक ही समय में हम 2-3 सभ्यताओं या कम से कम 2 सभ्यता संस्कृति से गुजर रहे थे, जो भारतीय इतिहास ही नहीं, विश्व इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विषय साबित होगी। इसी के साथ एक जो चीज हम लोगों को पढ़ाई जाती रही है, याद रखिएगा, माइकल फूको ने कहा था, पावर कंट्रोल्ड नॉलेज एंड नॉलेज कंट्रोल्ड पावर। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, पावर कंट्रोल्ड नॉलेज होती गई। जिसके हाथ में सत्ता रही उसने ज्ञान को उसी तरीके से प्रसारित करने की कोशिश की। और इतिहास, खासकर भारतीय इतिहास, चूंकि हम लगातार आक्रांताओं के शिकार होते रहे, लगातार हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, हमारे ऊपर लोगों ने राज किया, तो जो मूल इतिहास है हमारा, यह माना जाना ही चाहिए कि वह वास्तविक रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं लिखा जा सका, ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं लिखा जा सका। तो अभी तक भारत में 2 तरह के लोग माने जाते थे। एक को ANI कहा जाता था, मतलब एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, और ASI माने एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। और ये माना जाता था कि जो मूल साउथ एशियन लोग थे वो ईरानियन के साथ मिले और ASI बने, जबकि नॉर्थ इंडियन 3 नस्ल से मिलकर बना, एक ईरानियन, दूसरा साउथ एशियन, और तीसरा वही जो स्टेपीज क्षेत्र से आए थे जिन्हें हम आर्यन कहते थे। और इस तरह साइंटिफिक तरीके से पूरा बताने का प्रयास किया गया कि ANI ASI अलग थे। अब DNA प्रोफाइलिंग के द्वारा अगर ये बातें सिद्ध हो जाती हैं तो हम बहुत हद तक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि इस तरह का डिवीजन करना सही नहीं है। माइग्रेशंस हुए, लोगों से, अलग अलग देशों से लोग आए, मिक्सिंग होती रही, यह मानना है। नीरज राय जैसे विद्वान का तो यह कहना है कि 700 BC या 600 BC में जिस तरह रोम या यूरोपीय क्षेत्र से लोग जितनी मात्रा में आए, उतना कभी 1500 BC या उससे पहले नहीं आए थे। तो बाद के दिनों में एसिमिलेशन हुआ है। और एक महत्वपूर्ण खोज और होती है जिसे जानना हमें जरूरी है, जो अभी तक यह बताता है कि बाहर से आकर लोगों ने यहां सभ्यता स्थापित की, तो इसके अभी ईरान में और तुर्कमेनिस्तान में, इन 2 जगहों पर जब एक्सकवेशन किया गया तो एक बड़ी महत्वपूर्ण, ईरान में एक जगह है सोहसोक्ता और तुर्कमेनिस्तान में गन्नौर, इन दोनों जगह पे लगभग 30 स्केलेटन मिले। और जब देखा गया तो इसमें से 23 तो अलग थे, लेकिन 7 जो मिली कब्रें, उसमें पता चला कि उसमें ज्यादातर जो कैरेक्टर हैं वो हमारे साउथ एशियन कैरेक्टर हैं, वो जीन हैं। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, उस समय के जो लोग थे वो लोग बाहर गए। हमारे यहां के लोग जो हमारे मूल निवासी थे, उनका एग्जैक्ट जीन जो फर्स्ट ओरिजिन मिला, मिक्सचर नहीं है। ईरान और तुर्कमेनिस्तान में जब ऐसे
प्रमाण मिलते हैं, इसका मतलब है एक नई थ्योरी आती है और इसे मानना पड़ेगा, वो है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। आउट ऑफ इंडिया का मतलब है जो अभी तक पढ़ाया जाता है कि इंडिया में लोग आकर सभ्यता या लोग बाहर से आकर बसे, एक चीज और है कि इंडिया से लोग बाहर गए और भारत से बाहर जाकर वो किसी कारण से गए होंगे, वहां क्या किया होगा अभी बहुत सारी बातों को जानना बाकी है, लेकिन यह तय है कि आउट ऑफ इंडिया थ्योरी मतलब भारत से विकसित सभ्यता से लोग बाहर गए और वहां बसे, वहां रहे। तो एक नया क्षेत्र भी खुल रहा है, एक नई बात भी हमें जाननी है। अभी तक हम कहते थे कि बाहर से लोग यहां आकर बस गए, उन्होंने सिखाया, लेकिन अब यह भी बताना है कि हम बाहर गए, गर्व से कहिए हम बाहर गए और हमने संस्कृति और सभ्यता का प्रसार किया, लोगों को ज्ञान से जोड़ा। साथ ही साथ एक बात जो और समझनी है आर्यन थ्योरी पर, जो भाषाई आधार पर संस्कृत को लेकर करते हैं। ठीक है भाई, अगर माना जाए, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। लोगों ने कहा, मैक्स मुलर ने कहा कि संस्कृत भारोपीय भाषा है, जर्मन, ग्रीक इन सब से मेल खाती है। तो और इसी आधार पर कहा कि भाई बाहर से जाकर लोग भारत में बसे थे, जिन्हें आर्य कहा। अगर ऐसा ही था तो संस्कृत केवल भारत में ही क्यों बनी रही, बची रही, जीवित रही, ज्ञान का विषय बनी? जिस जगह से आई थी, अगर यूरोप में भी ये थी ऐसी भाषा, तो वहां इसका प्रसार क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं बची? दूसरी चीज, एक तर्क देने वाले लोग कहते हैं कि जर्मन में मदर को ऐसे लिखते हैं, मोचर, और इसी को संस्कृत में माप कहते हैं, मात्र कहते हैं। तो इस तरह साम्यता ढूंढी गई। अगर ये बाहर से भाषा होती तो कहीं तो बनी रहती, कहीं तो अस्तित्वान होती, कि केवल भारत में ही आकर बनती। भाषा एक कहिए कि प्रवाह, हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्वियसली अपना चरित्र बदल सकती है, बदलती रहती है, लेकिन कहीं तो इसका और अवशेष होता। मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ अगर इन्होंने कहा कि आर्य ही हिंदू थे या हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें लाए, तो अगर ये बाहरी थे तो बाकी जगह पर इस तरह के अवशेष यूरोप में क्यों नहीं मिले, वो भारत में ही क्यों विकसित हुआ? इस तरह के भी कुछ प्रश्नों का जवाब हमें ढूंढना चाहिए, इतिहास को ढूंढना होगा। इसलिए भारोपीय भाषाई समूह के आधार पर और संस्कृत को बाहर की भाषा मानकर या आर्यों को हिंदुत्व को स्थापित करने की बात को लेकर भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो लॉजिकल नहीं लगते, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। अतः ये सब कहीं ना कहीं एक संदेह के दायरे में आता है कि आर्य विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, माइग्रेटेड थे। ये एक पूरी सोच समझकर अंग्रेजों ने एक थ्योरी डेवलप की, जो धीरे धीरे भारत में स्थापित होती चली गई और इसने भारतीय इतिहास को, भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को एक तरह से बांट कर रख दिया। और अंग्रेज तो अपना काम करके चले गए। मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों से ज्यादा खतरा हम खुद भारतीयों को अपने से है, क्योंकि जब तक हम अपने इतिहास, हम अपने धर्म पर गर्व नहीं करेंगे, अपने आप पर गर्व नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी वो जो विकसित राष्ट्र की बात है, विश्वगुरु की बात है, वो नहीं कर सकते। वो काफी प्रसिद्ध लोकप्रिय शेर है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में ये शायरी, ये शेर बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हम एक ना हो सके, किसी न किसी विवाद पर, किसी न किसी बात पर विवाद उत्पन्न होता रहा और अंग्रेजों की जो साजिश थी डिवाइड एंड रूल की, वो सफल होती दिखती है। अब समय आ गया है, अभी सनौली या राखीगढ़ी में बहुत सारे एक्सकेवेशंस बाकी हैं। विज्ञान नए नए तरीके से, नई नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे ऐसी
चीजें ला रहा है जो पहले संभव नहीं थी, जिन्हें पहले नहीं जाना जा सकता था। अतः आने वाले समय में, चूंकि अभी राखी गढ़ी की रिपोर्ट भी प्रकाशित पूरी तरह नहीं हुई है, जो आने वाले 1-2 वर्षों में होगी, लेकिन यह तय है कि उन सब विषयों को जिन्हें स्वीकार लिया गया था, उन विषयों को जिनके लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, फिर भी हमने स्वीकार लिया, और जिसने भारतीयता को बांट दिया, अब उसे डिस्प्रूव करने का समय आ गया है। और इस तरह की खोजों को हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार को, हमारे विद्वानों को, हमारे एजुकेशन को इस तरफ जरूर बढ़ना चाहिए कि नेशन इन मेकिंग का जो इतिहास का एक फिलॉसफी होता है, इतिहास की एक ऑब्जेक्टिव होती है, और वो है नेशन मेकिंग का, राष्ट्र निर्माण का। तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव हो, और अगर कोई ऐसी गलत थ्योरी पढ़ाई गई है बिना साक्ष्यों के आधार पर, तो इसे इतिहास के पन्नों से बाहर फेंकने का समय आ गया है, और सही वर्णन साक्ष्यों के, प्रमाणों के आधार पर वर्णन किए जाने की जरूरत है। क्योंकि आने वाला समय यह भी हो सकता है सिद्ध कर दे कि महाभारत मिथ का नहीं, इतिहास का विषय है। लेकिन यह तो नहीं कहा जा सकता कि महाभारत निश्चित ही हुआ, लेकिन जिस तरह के प्रमाण आते जा रहे हैं, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि महाभारत नहीं ही हुआ। अतः इतिहास एक ऐसा विषय है जो अतीत को, सुदूर अतीत को, जो प्राचीन काल हम पढ़ते हैं, हम ईसा पूर्व की जो बात पढ़ते हैं, उसे जीवंत बनाए हुए है, जीवंतता प्रदान किए हुए है। जैसे ही कुछ खोज आएगी, जैसे ही कुछ नए प्रमाण आएंगे, हम अपने भारतीय इतिहास के कुछ और उज्जवल पक्ष को जान पाएंगे, जिसकी जरूरत पूरे भारत को और पूरे विश्व को है। इस तरह अगर आर्य विवाद को देखा जाए, तो भले ही कुछ लोगों ने इन्हें विदेशी या स्वदेशी कहा हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो भी रहा हो, लेकिन हमें मान लेना चाहिए कि आर्य स्वदेशी थे, आर्य यहीं के निवासी थे, भारत के निवासी थे, और इस तरह के विवादों को समाप्त कर देना चाहिए। अतीत में जो हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर वर्तमान को क्यों बिगाड़ा जाए। अतः डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह एक ऐसे मार्ग को अपनाया जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, हमें आर्यन डिबेट को कम से कम उस रूप में तो देखना ही चाहिए था। तो ये अभी तक जो आर्य इन्वेजन थ्योरी को लेकर मत उभरे हैं 2022 में, यहां तक की एक समीक्षा आपके साथ मैंने चर्चा की। अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग और डिबेटेबल टॉपिक पर, क्योंकि भारतीय इतिहास को जानना आपका हक है, और आपको इस पर गर्व क्यों करना चाहिए, ये मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। नमस्कार।